सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तो ऐसे शुभ अवसर पर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश कितना खास होने वाला है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश और स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले ये संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है। सुबह 5 बजे वीडियो ठीक यहाँ पर पब्लिक हो जाएगा और हमेशा हो जाता है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले एक बार यदि हम इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुन लेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्पीच देते समय स्वतंत्रता दिवस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश से वो सभी चीज़ें आपको हम इंडिकेट करने वाले हैं। तो ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी, जो कि देश में अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में महानायक की तरह माने जाते हैं, क्या वास्तव में वो देश में रहने वाले हर व्यक्ति के प्रति न्यायप्रिय थे? क्या वास्तव में देश में हर तरह की दास्ता, हर तरह की गुलामी के खिलाफ थे? ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या वास्तव में जो दोहरी गुलामी झेला था अछूत और अस्पृश्य समाज, उसके प्रति महात्मा गांधी की क्या सोच थी, क्या राय थी, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। और यदि आपने स्किप किया आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को तो बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे। बहुत अच्छी जो जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है, जो सच्चाई यहाँ महात्मा गांधी की हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, उससे आप वंचित हो जाएंगे। और ये ऐसी सच्चाई है जो हम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से रख रहे हैं। ऑथेंटिक जानकारी है। और आज जो हम आपके समक्ष रखेंगे वो आप देख सकते हैं, इसी किताब का संदर्भ होगा। ये है डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38। इसी किताब से लेकर आज का बाबा साहब का जो यहाँ पर पत्र है, जो बाबा साहब ने लिखा था गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, उसी का शेष हिस्सा हम लेकर उपस्थित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अंत में पूछा जाता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के इसी कंटेंट से संबंधित होगा। यदि आप पूरा वीडियो अंत तक वॉच करते हैं तो निश्चित है कि उस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकेंगे, और इससे यह भी साबित होगा कि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, वीडियो को अंत तक वॉच किया है। और ऐसे साथियों को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है। जो नियमित वीडियो को वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, ऐसे साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस तरह की कार्ययोजना हमारे आवाज़ का संगठन में है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम शुरू करते हैं। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये बाबा साहब का कोटेशन है। बाबा साहब का कहना है कि यदि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम न्यायपूर्ण अधिकारों की लड़ाई अपने लोगों के लिए जरूर लड़ेंगे, बहुजन समाज के लिए लड़ेंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। कोई अगर प्रश्न आपसे पूछे कि महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने बताया था महात्मा गांधी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में
कि हम सिखों को अधिकार मिल जाएगा हमें मंजूर है, मुस्लिमों को अधिकार मिल जाएगा हमें मंजूर है, पारसियों को मिल जाएगा हमें मंजूर है, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए महात्मा गांधी सहमत हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यदि अस्पृश्यों को, अछूतों को कोई भी इस तरह का प्रतिनिधित्व दिया गया तो हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अछूतों को अधिकार देने नहीं देंगे। बाबा साहब कहते हैं कि अपने न्याय पूर्ण अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन की लगाने वाले खंबे पर फांसी पे चढ़ा दिया तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ये फर्क है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस आप धूमधाम से मनाएं, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कुछ ऐसी तथ्यात्मक जानकारी है जो हम सभी को जरूर होना चाहिए। समय आने पर इस तरह की तथ्यात्मक जानकारी समाज के समक्ष रखी जा सकती है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का तीसरा भाग लेकर जो विषय हमने अभी आपको बताया वो उसका तीसरा भाग है, पेज नंबर 302 से 305 पर। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या होगा, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति नियुक्त की गई थी। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में निर्णय किए जाने के संबंध में मुस्लिम, अछूत, यूरोपीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि समाजों के अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विनिमय कर आम सहमति से जो अनुबंध तैयार किया था वह यहाँ दिया जा रहा है। इस अनुबंध में कुल 11 मांगें रखी गई थी और उसी अनुपात में प्रांत प्रतिनिधियों की संख्या तय की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो खुलासा यहाँ खुलासा हुआ है वो क्या है, आज के वीडियो में हम लोग जरूर जानेंगे। जैसे कि पहले ही बताया गया था कि निजी अल्पसंख्यक उपसमिति की कोशिशें असफल रहीं और इस कारण अल्पसंख्यकों के मुद्दे से करीब से जुड़ी पार्टी द्वारा इस मसले का हल हो पाना असंभव है, ऐसा ही सबको लगने लगा। इस पराजय की खोज में कई लोग लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते हुई खुली बैठक में मिस्टर गांधी जी ने स्पष्ट रूप से अपने मतानुसार सुलह न हो पाने के कारण बताए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि और स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से मिस्टर गांधी जी की सोच का सही जवाब दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर गांधी जी ने जो कारण बताए उनके अलावा भी कई बातें हैं जो सुलह के लिए घातक सिद्ध हुई। हालांकि सबसे घातक थी खुद मिस्टर गांधी जी की कुछ जातियों के बारे में कलुषित बुद्धि तथा अलग अलग जातियों में भेदभाव करने की उनकी प्रवृत्ति। खासकर अपनी अध्यक्षता में बुलाई जा रही निजी समिति में दलित वर्गों के बारे में उन्होंने जो नीति अपनाई उसकी तरफ मैं जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अल्पसंख्यक के नाते हम 2 मांग रख रहे हैं। पहली मांग जिंदा रहने की आज़ादी और अपनी संपत्ति की रक्षा हो, इसके लिए हमें मूलभूत अधिकार मिले और साथ ही अछूत का कलंक दूर करने का विश्वास दिलाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। बाबा साहब कहते हैं जिंदा रहने की आज़ादी हमें मिले, हमें अपनी संपत्ति की रक्षा हमारी हो, इसके लिए हमें मूलभूत अधिकार मिले और साथ ही साथ अछूत का कलंक दूर हो, इसका विश्वास दिलाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। बाबा साहब कहते हैं हमारी दूसरी मांग है विधिमंडल से या कार्यकारी सभा से हमारे हकों को नुकसान न पहुँचे, इसलिए विधानसभा में हमें प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व की खुलेआम यहाँ बात बाबा साहब ने की। मेरे साथियों, अन्य छोटे बड़े अल्पसंख्यक समुदायों की मांगे कुछ इस तरह 303 की है। मुस्लिम और सिखों के संदर्भ में मिस्टर गांधी जी ने इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की बात ये नकार रहे हैं। मिस्टर गांधी जी हमें बता रहे हैं कि मूलभूत अधिकार आपको दिए जाएंगे और उनसे आपको संतोष करना होगा, लेकिन विशेष प्रतिनिधित्व देने के मामले में सिख, मुस्लिम और अछूतों के बीच इस तरह का भेदभाव क्यों बरता जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। खुलेआम बरते जा रहे इस भेदभाव के बारे में शायद मिस्टर गांधी जी को शर्म महसूस होती हो, इसीलिए अछूतों को वयस्क मताधिकार देकर भी अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहते हैं।
इस तरह का भेदभाव बरतने की नीति जिस भावना से उपजी है, उसकी शुद्धता वयस्क मताधिकार देकर कतई कम नहीं होगी, क्योंकि मतदान की इस पद्धति का केवल अछूतों को ही नहीं बल्कि सभी को लाभ मिलेगा। वयस्क मताधिकार जब तक सब पर लागू रहेगा तब तक अछूतों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। आज की ही तरह वे मतदाताओं में भी अल्पसंख्यक ही रहेंगे। साथ ही एक और सवाल भी उठेगा कि अगर अछूतों के हकों की रक्षा केवल वयस्क मतदान पद्धति से ही संभव है, तो फिर मुस्लिमों के हितों की रक्षा भी इसी तरह से क्यों संभव नहीं है। बाबा साहब यहाँ बहुत तर्क करते हैं और तर्क अकाट्य तर्क हैं, कोई काट नहीं सकता ऐसे तर्क बाबा साहब रखते हैं कि मुस्लिमों को विशेष प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनकी मांग को माना गया, लेकिन अछूतों के लिए क्यों नहीं माना गया। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर अछूतों के लिए वयस्क मताधिकार से उनके हकों की रक्षा संभव है तो मुस्लिमों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। सबके मतानुसार सिख और मुस्लिम दोनों आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनमें संगठितता और नागरिकता के हकों को वो पूरे अर्थों से उपभोग कर रहे हैं। लेकिन अछूतों की स्थिति इसके विपरीत है। अछूत आर्थिक स्तर पर एकदम पिछड़े हुए हैं, उनमें संगठन बिल्कुल भी नहीं है, साधारण नागरिकों के अधिकार भी उनको नहीं मिल रहे हैं और साथ ही समाज के अन्य वर्ग उनके साथ अत्यंत कठोर बर्ताव करते हैं। न्याय बुद्धि जिसमें जागृत हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अलग अलग जातियों से रखी जा रही मांगों पर समुचित ढंग से सोचेगा तो यही मत व्यक्त करेगा कि इन सभी विभिन्न जातियों से अधिक अछूतों को ही उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षा दी जानी चाहिए। मिस्टर गांधी इस बात को नहीं मानते। इसकी वजह ये नहीं है कि वे इस कथन की सच्चाई या न्यायकारिता से असहमत हैं। शायद उन्होंने खुद ही ये धारणा बना ली है कि मांगे मंजूर न होने की स्थिति में अल्पसंख्यक जिस तरह दिल्ली पर हल्ला बोलेंगे उस तरह अस्पृश्य वर्ग के लोग हल्ला नहीं बोलेंगे। इसी धारणा के कारण अछूतों की मांगों को धता बताने की धृष्टता वे कर रहे हैं। इसके हो रहे अपनत्व से जुड़ी है। असल में मुस्लिम और सिख समुदाय जब राजनीतिक के अलावा मिस्टर गांधी जी की राष्ट्रता और भावना उच्च वर्ण के हिंदुओं के प्रति उन्हें महसूस क्षेत्र का अपना हिस्सा लेंगे, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा उच्च वर्णीय हिंदुओं के लिए आरक्षित रखने का उनका इरादा है। प्रौढ़ मतदाता पद्धति के लिए अगर वे तैयार हैं तो उसमें खास बात क्या है। राजनीतिक अधिकार पाने का सीधा, सरल और भरोसे लायक मार्ग विशेष प्रतिनिधित्व पाना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार पाने का सीधा, सरल और भरोसे लायक मार्ग जो है वो विशेष प्रतिनिधित्व पाना ही है। प्रौढ़ मतदान का तरीका टेढ़ा तो है ही, भरोसे लायक भी नहीं है। मिस्टर गांधी जी के ध्यान में ये बात जरूर आई होगी कि ऊपर बताई गई मतदान पद्धति उच्च वर्णियों के लिए फायदेमंद है। अछूतों के बारे में नीति भारत में रहते हुए ही अगर मिस्टर गांधी जी जाहिर करते तो बहुत अच्छा होता। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में रहते हुए उन्होंने अछूतों के इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वे विशेष प्रतिनिधित्व की मांग उनकी मांग के खिलाफ है। वे ये कतई नहीं कह सकते कि उन्हें अस्पृश्यों की इस मांग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। काश कि वे समय रहते अस्पृश्यों को अपना दिल खोलकर दिखा देते हैं, इससे उनके बड़प्पन में चार चांद लगते। मिस्टर गांधी जी इस सीधे रास्ते को अपनाते तो अस्पृश्य भी अपनी मांगों पर कांग्रेस की सहमति पाने के लिए जी जान लड़ा देते। जनता का ध्यान हम दूसरी एक और बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। खास प्रतिनिधित्व के लिए मुस्लिम और सिखों की मांगों पर ही गौर करना कांग्रेस का जनादेश जैसे तय था, उसी तरह इन मांगों को मानने के लिए कांग्रेस कहां तक आगे बढ़े, इस बारे में भी एक सूत्र बना हुआ था। अल्पसंख्यकों की निजी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रतिनिधि इन दो पहलुओं वाले रिश्ते के कारण मुस्लिमों के साथ सुलह करवाने का कार्य उनको सौंपा गया था। हर दिन वे समिति के सदस्यों से कहते कि उनकी कोशिशें विफल रहीं, लेकिन असफलता के कारणों का उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया। मुस्लिम अपने 14 मुद्दों पर अड़े रहे और मिस्टर गांधी कांग्रेस की नीतियों से बंधे रहे और इन्हीं वजह से सुलह होना संभव नहीं हो पाया। ऐसा अन्य सदस्यों को लगा। मिस्टर गांधी जी ने मुस्लिमों के 14 मुद्दे माने और कहा कि चुनाव क्षेत्र संयुक्त हो या अलग अलग, इस बात का निर्णय मुसलमानों के जनमत संग्रह के अनुसार तय किया जाए। आज बातें अब खुल चुकी हैं। मिस्टर गांधी ने शर्त रखी कि कांग्रेस की सभी राजनीतिक मांगों को मुसलमान पूरी तरह मान लें,
तथा अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में किसी तरह की दखल अंदाजी न करें, उनकी इसी शर्त के कारण सुलह नहीं हो पाई। मुसलमानों के साथ सुलह की बातें करते हुए मिस्टर गांधी जी कांग्रेस के निर्देशों में अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करते या कभी उन निर्देशों की धज्जियां भी उड़ाते, लेकिन अस्पृश्यों या अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जब सुलह की बातें शुरू होती तब वे मूल निर्देश ज्यों के त्यों उनके मुंह पर दे मारते। ये तिलमिलाहट पैदा करने वाली बात थी। हालांकि हम ये नहीं कहते कि इस क्रोध को व्यक्त करने के लिए इस पत्र में आपके अखबार में जगह मिले। अस्पृश्यों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलने के लिए चल रही हमारी कोशिशों को विफल करने के लिए मिस्टर गांधी जी किन किन उपायों पर अमल कर रहे हैं, ये सबके सामने प्रकट हो। इसीलिए हमारी विनती है कि इस पत्र को आप प्रकाशित करें। ऐसा करना खुद हमारे लिए भी दुखदायी है, लेकिन अस्पृश्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमने अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो हमें लगेगा कि अस्पृश्यों के नेता होने के नाते हम अपना कर्तव्य निभाने से चूक गए। अल्पसंख्यक उप समिति की निजी समिति का काम जारी रहे, इसलिए मिस्टर गांधी जी ने जब उप समिति का काम स्थगित करने रखे जाने का प्रस्ताव रखा तब अस्पृश्यों की ओर से हमने आपत्ति जताई थी। हमने जो विरोध किया था उसका कारण था कि हमारे बारे में कांग्रेस की नीति का पता चलने के कारण निजी समिति में हमारे भाग लेने के बावजूद कुछ होने वाला नहीं है। ये हमें पता चल चुका था और यही हमारे विरोध का कारण था। हालांकि मिस्टर गांधी ने ये भी बताया था कि अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा अस्पृश्यों की मांगें अगर मान ली जाएं तो उन्हें मान लेने के लिए कांग्रेस के निर्देश उनके पास थे। मिस्टर गांधी जी से ये आश्वासन पाने के बाद हम निजी समिति के कामकाज में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए। समिति में मिस्टर गांधी जी ने कांग्रेस के निर्देशानुसार ही कदम कदम पर हमारा विरोध किया। हालांकि मिस्टर गांधी इस हद तक विरोध करेंगे इसका हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला कि अस्पृश्यों के साथ मिस्टर गांधी जी का बर्ताव मित्रों सा तो नहीं है। मिस्टर गांधी का बर्ताव अस्पृश्यों के साथ मित्रों सा तो नहीं ही है। अफसोस ये है कि वह ईमानदार शत्रु का भी नहीं है, यानी कि वो तो ईमानदार शत्रु भी नहीं रहे। ऐसे थे मिस्टर महात्मा गांधी। उन्होंने अपने मुसलमान मित्रों के आगे शर्त रखी कि आपकी 14 मांगे अगर मनमानी हो तो अस्पृश्यों का और अन्य अल्पसंख्यकों का विरोध करो। खुलेआम ये कहना अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा अस्पृश्यों की मांगे अगर मान ली जाएं तो उन्हें मान लेने में उन्हें कोई एतराज नहीं है, और फिर अंदर ही अंदर उनके द्वारा अस्पृश्यों की मांगे मान न ली जाएं इसके लिए उनके साथ बातचीत रखना, उन्हें हर तरह के लालच दिखाना आज शायद किसी महात्मा को ही शोभा देगा। ये फिर अस्पृश्यों के दुराग्रही शत्रु को मिस्टर गांधी जी की नीति से हम परास्त नहीं हुए, हारे नहीं, क्योंकि अपनी मांगे सही और न्याय संगत होने का हमें विश्वास है। साथ ही सप्रू पेट्रो जैसे प्रतिनिधियों की न्याय बुद्धि पर भी हमें भरोसा है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे उसे मानने के बारे में मिस्टर गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। गोलमेज सम्मेलन में कोई निर्णय न होने की वजह से 1 दिसंबर 1931 को अनिर्णय की स्थिति में सम्मेलन का समापन किया गया। इसके बावजूद अस्पृश्यों की मांगे बिल्कुल ना मानी जाएं, इसके लिए मिस्टर गांधी ने भारत के स्टेट सेक्रेटरी सचिव सर सैमुअल होर के साथ पत्र व्यवहार किया। मेरे साथियों, क्या आपने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये नहीं देखा कि किस तरह से अस्पृश्यों को अधिकार न मिले, विशेष प्रतिनिधित्व न मिले? इसके लिए यहाँ पर मिस्टर गांधी ने, महात्मा गांधी ने क्या एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया? ऐसा कोई कदम जो उनके द्वारा संभव हो सकता था वो कदम नहीं उठाया। यानी कि अस्पृश्यों के घोर दुश्मन बाबा साहब तो यहाँ ये कहते हैं कि वो एक ईमानदार शत्रु भी नहीं बन सकते अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए, बहुजन समाज के लिए। ऐसा स्वभाव था उनका। मेरे सामने कुछ और कहना और दूसरे पक्ष की तरफ कुछ और कहना, ये ठीक बात नहीं होती है। इतने बड़े लेवल के सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता था, ऐसे में वहाँ झूठ, कपट, इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती। ये बात बाबा साहब कहते हैं। किसी महात्मा को शोभा नहीं देती इस तरह की बातचीत। यही असलियत है। ये असलियत हम आपके समझ लाने में समर्थ रहे। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। सम्मानित साथियों, कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइएगा। लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक अधिकार पाने का सीधा, सरल और भरोसे लायक मार्ग क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। हम सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से मुझे पूरा भरोसा है कि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप भी अपना अमूल्य योगदान करेंगे। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर दिया गया है, इसी पर आपको अपना अमूल्य योगदान जरूर करना है। साथियों, इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आपके संकलन में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश पिछले लगभग 8 महीनों से लगातार जन जन तक पहुंच रहा है मेरे साथियों, और ये जब तक साहित्य बाबा साहब का रहेगा हम इसको नियमित यहाँ पर आप तक लाते रहेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76वीं जो वर्षगांठ पूरा भारतवर्ष मना रहा है, पूरा देश मना रहा है भारत के आज़ाद होने की, आप सभी को आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, आवाज़ का संगठन की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। अब दीजिए इजाज़त आप सभी को सादर। नमो बुद्धाय, जय भीम।